नमस्कार, मैं चंद्र कुमार मिश्रा। मैंने आज से एक मुहिम शुरू की है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए, उसके एग्जाम्पल्स बताए जाएं, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करते हुए एक्सरसाइज लगवाई जाए और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या आईआईटी पीएमटी के फाउंडेशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चंस को ला करके हम प्रैक्टिस करवाएं बच्चों की। हमारा साथ दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। हमारा प्रयास सफल हो, ऐसी मनोकामना लेकर के, आपका आशीर्वाद लेकर के मैं शुरू करता हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं, कतराते हैं, उनको जो टफ लगता है वो होता है ज्योमेट्री का पोर्शन। मैं ज्योमेट्री को ही लेकर के चलूं, खूब बाकायदा इत्मीनान से, बिल्कुल विस्तार में क्लियरली समझाते हुए आराम आराम से मैं ज्योमेट्री के सारे पोर्शन को अच्छे से तैयार कराऊं। प्रूविंग कैसे होती है और उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, फिर उसमें मेंसुरेशन कैसे लगती है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के हित के लिए वो एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करे और अच्छी एक नॉलेज हो जो आगे चल के आईआईटी के एग्जाम को क्रैक कर सके। ऐसा बेस्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्री 10th क्लास के लिए। टेंथ क्लास की ज्योमेट्री में 9th क्लास में हमने पढ़ा है कांग्रुएंसी। 9th में पढ़ा है कांग्रुएंसी और 10th क्लास में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। टेंथ क्लास में पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। 10th क्लास की सिमिलैरिटी है, हमको पढ़ना है सिमिलैरिटी, लेकिन कांग्रुएंसी से कोरिलेट करते हुए। मतलब कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। जहां पर कांग्रुएंसी में बात इक्वलिटी की आती है, इक्वलिटी की आती है, वहीं पर सिमिलैरिटी में बात प्रोपोर्शन की आती है, प्रोपोर्शन की आती है। इक्वलिटी में जहां पर दो फिगर आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे पर लाई कर जाते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, तनिक सा भी डिफरेंस नहीं आता है, मतलब कि वो सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे, वह होंगे कांग्रुएंट, या उनमें जो फेनोमेना है वो कांग्रुएंसी की होगी। जैसे मेरे पास फिगर है ये, इसमें 6 साइड्स है, इसका मतलब ये हेक्सागन है, हेक्सागन है, और इसके अमूमन सारी साइड्स इक्वल हैं, तो रेगुलर हेक्सागन कहा जाएगा। अगर 3 साइड्स होती है तो ट्रायंगल या ट्राइगन, पहले ट्राइगन, ट्राइगन से ही ट्रिग्नोमेट्री बनी है। 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइड्स हैं तो पेंटागन कहते हैं, 6 साइड्स है तो हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड्स है तो हेप्टागन कहते हैं, अगर 8 साइड है तो ऑक्टागन कहते हैं, अगर 9 साइड्स है तो नोनागन कहते हैं, और अगर 10 साइड्स है तो उनको हम डेकागन कहते हैं। बात आती है इससे ज्यादा साइड्स हैं तो क्या कहेंगे? पॉलीगन हैविंग 11 साइड्स, पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स, पॉलीगन हैविंग 100 साइड्स, जितना भी होंगे तब हम पॉलीगन हैविंग n साइड्स बोल देंगे। लेकिन ये दो फिगर हमारे पास है हेक्सागन, हम कहते हैं इसमें भी 6 साइड्स है, इसमें भी 6 साइड्स है, तो दोनों का सेम शेप हो गया, दोनों का शेप सेम हो गया। और अगर हम इनको अब एक दूसरे पर लाई कराएं तो ये ओवरलैप कर जाते हैं, बिल्कुल फिट बैठते हैं एक दूसरे पर। इसका मतलब ये दोनों फिगर कांग्रुएंट हैं, ये दोनों फिगर कांग्रुएंट है। लेकिन अगर हम इसी तरीके का एक दूसरा शेप लेते हैं,
सॉरी शेप सेम है, ये भी हेक्सागन है, ये भी हेक्सागन है, ये दूसरा फिगर है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी साइड थोड़ी बड़ी होंगी, इसकी साइड छोटी होंगी, जिससे कि ये फिगर ही छोटा हो गया। अब हम इसको अगर इस पर ओवरलैप कराते हैं तो एक वाला दूसरे को कवर कर लेता है, लेकिन दूसरा वाला पहले को कवर नहीं कर पाता, एक दूसरे पर बिल्कुल फिट ओवरलैप नहीं होते हैं। इसका मतलब दोनों सेम शेप के होते हुए भी साइज में इक्वल नहीं है या आइडेंटिकल नहीं है, या इनके कार्नर्स एक दूसरे पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, इनकी साइज छोटी पड़ रही हैं, एक की साइज छोटी है, एक की बड़ी है, तो ये सिमिलर होंगे। अगर हम कहते हैं ये बड़ा हाथी तो ये छोटा हाथी, कभी ये बढ़ते 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 इस तरह हो जाए कि इसको ढक ले तो उस समय ये आइडेंटिकल हो जाएगा। जैसे एक बच्चा होता है, बड़ा होते 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 वो जब वयस्क होता है तो वो बचपन की जो हाइट लेंथ ब्रेथ में जो रेशियो का जो प्रपोर्शन आता है वो, और जब वो वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उस समय के हाइट लेंथ ब्रेथ के रेशियो का प्रपोर्शन सेम हो जाता है, प्रपोर्शन में आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के आइडेंटिकल। अदरवाइज बच्चे का उस एडल्ट से वो सिमिलैरिटी काम करती है, वहां पर एक दूसरे के सिमिलर कहे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो विकास हुआ, तो शरीर का विकास जब हम बच्चे थे तो जितना लेवल में हाइट थी उसी रेशियो में हाथ की लेंथ, पैरों की लेंथ, खोपड़ी का आकार, इन सब चीजों में जो अंगों में विकास होता है एक सेम रेशियो में होता है। ऐसा नहीं कि बायां हाथ हमारा एक मीटर बढ़ा, दूसरा वाला आधा मीटर ही बढ़ा, या ये 2 मीटर बढ़ गया। जो हाथ की लंबाई होगी हमेशा बराबर होगी, इक्वलिटी में होगी। ये गॉड नेचर है, ये गॉड गिफ्टेड है कि जो अंगों का विकास होगा एक रेशियो में होगा। तो वही अगर एक छोटा सा ट्रायंगल ले, मान लेते हैं इसकी साइड 2, तो एक ट्रायंगल ये हो गया। अब हम एक दूसरा ट्रायंगल इस तरह से बना रहे हैं कि उसकी साइड जो यहां पर 2 सेंटीमीटर है, इसकी जस्ट 1.5 टाइम्स हो, यानी 2 का 1.5 टाइम्स यानी कि 3 सेंटीमीटर की लेंथ वाला हो। इसी तरह से इसका भी 1.4 टाइम्स 1.5 टाइम्स यानी कि 6 सेंटीमीटर हो, और ये वाली 3 एंड 4.5 15 3 45 4.5 सेंटीमीटर की हो। इसका मतलब कि हमने इन सारी साइड्स को पकड़ के 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया है, यानी 1.5 टाइम्स कर दिया है सबकी। जहां ये 2 सेंटीमीटर की थी वहां ये 3 सेंटीमीटर की हो गई। इसी तरह से ये 4 वाली 6 हो गई, 3 वाली 4.5 सेंटीमीटर की हो गई। यानी कि हम अगर ये कह दें कि ABC PQR नाम देते हैं, तो AB और PQ साइड का जो रेशियो है वो कितना होगा? 2/3 होगा। इसी तरह से BC और QR साइड का रेशियो कितना होगा? 4/6 होगा। कैंसिल करेंगे तो वही 2/3 होगा, क्योंकि हमने 1.5 टाइम्स बढ़ाया ही है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बिल्कुल 2/3 ही आता जाएगा। इसी तरह से CA और PR साइड का रेशियो भी 3/4.5, तो पॉइंट खत्म करेंगे, 15 2 15 3 2/3 ये भी आ गया, यानी तीनों एक सेम रेशियो में आ गए। तो जब यहाँ पर रेशियो सारे इक्वल होते हैं, इसका मतलब कि जो साइड्स का रेशियो है AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR और इज इक्वल टू CA/RP। ये सारे रेशियो इक्वल है। जब रेशियो इक्वल में होते हैं तो कहे जाते हैं कि प्रोपोर्शन में है। इसीलिए सिमिलैरिटी में प्रोपोर्शनैलिटी की बात आती है, और कांग्रुएंसी में ये रेशियो इक्वल होते हैं, यानी इज इक्वल टू 1 आता, इक्वलिटी होती है। यहाँ रेशियो नहीं होते, AB और PQ 1-1 आते हैं, यानी इनका रेशियो अगर लेते तो 1-1 आते हैं, यानी इनकी लेंथ इक्वल होती। यहाँ पर लेंथ इक्वल नहीं है, उनके रेशियोज सेम है।
रेशियोज कांस्टेंट है। ये सिर्फ देखना पड़ेगा कि हम एक छोटा फिगर लेते हैं और एक बड़ा फिगर लेते हैं, ये भी है रोम्बस और ये भी है रोम्बस, दोनों का सेम शेप है, लेकिन जितने टाइम्स इसकी एक साइड से ये साइड ज्यादा होगी उतनी ही टाइम्स इस साइड से इसकी ये वाली साइड ज्यादा होगी। यानी जितने ही टाइम्स इसके साइड से ये साइड कम होगी उतने ही टाइम्स इसकी साइड से इसकी साइड कम होगी। यानी इनका रेशियो हमेशा सेम होगा। अगर कहते हैं ये इसका 2 टाइम्स है, डबल है, तो सारी साइड्स डबल हो जाएंगी। और लेकिन एंगल देखिए बिल्कुल फिट बैठे हैं, एंगल फिट बैठे हैं। एंगल फिट बैठना चाहिए तभी सिमिलर होगा। अगर एंगल नहीं बैठे हैं तो सिमिलर नहीं हो सकता है। सिर्फ साइड्स के रेशियो ही नहीं होंगे, साइड्स का रेशियो तभी मायने रखेगा जब उसके एंगल सेम हो। और ये भी बात है कि जब साइड्स के रेशियो फिट बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल इक्वल हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि सिमिलैरिटी की क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं, किन किन कंडीशंस में हम कहते हैं कि दिए हुए ट्रायंगल सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए जहां हम पहले जानते थे कि पहली क्राइटेरिया होती थी SSS, दूसरी होती है SAS, तीसरी होती है ASA या इसी को हम AAS भी कहते हैं, और फोर्थ वाली बताया था RHS, ये हम पढ़ा चुके हैं 9th में। चाहे तो 9th का लेक्चर पढ़ा हुआ है, वीडियो देख सकते हैं। ये है इक्वालिटी के केस में, यही प्रोपोर्शनलिटी के केस में। ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2 फिगर बिल्कुल बराबर होंगे, जैसे ये 2 आपस में बिल्कुल बराबर है तो ये कांग्रुएंट है, ये कांग्रुएंट है। लेकिन एक फिगर ये और ये दोनों सेम शेप के हैं, लेकिन साइज में ये दोनों डिफरेंट है, अलग है। ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि इसका कॉर्नर देखिए, कॉर्नर बिल्कुल बैठ रहा है, चाहे जहां कॉर्नर बैठा है इस सारे एंगल इसके बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये सिमिलर होगा। ये तो कांग्रुएंट होगा, ये दोनों बिल्कुल इस पर बैठ रहे हैं, कांग्रुएंट होगा। ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये सर्किल दूसरे बैठ रहा है, ये कांग्रुएंट है। लेकिन ये वाला ये बड़ा है सर्किल, इस पर ये सिमिलर है, दोनों है सर्कुलर लेकिन ये सिमिलर है। तो यहां पर समझने की जरूरत है कि जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यानी प्रोपोर्शन में होता है। तो ये सिमिलैरिटी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी की बात होगी। कांग्रुएंसी से रिलेट करते हुए हमने आपको बताने की कोशिश की। जिस तरह से कांग्रुएंसी में ये 4 कंडीशन होती हैं, इसी तरह से सिमिलैरिटी में भी हमारे यहां वही कंडीशन, पहली सेम टू सेम SSS क्राइटेरियन, दूसरी यहां पर SAS है, SAS यानी कोई 2 साइड का रेशियो, तो यहां भी सही है, 2 साइड का हम रेशियो ले लें, उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो तो भी चलेगा, यानी ये भी क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। तीसरा ASA है, एक साइड, यहां तो कांग्रुएंसी की बात थी, यानी एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल हो जाए, लेकिन हम तो यहां पर लेते हैं रेशियो, प्रोपोर्शनलिटी मतलब हम लेते हैं रेशियो। तो एक साइड का हम रेशियो किसी इक्वल दिखाना है, दूसरे को बराबर दिखाना की जरूरत पड़ेगी, यानी 2 साइड का होना जरूरी है, इसमें यह नहीं लग पाएगा। तो हमारे यहां पर यह है कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं, मैंने अभी भी बताया था कि ये दो डायग्राम या ये दो डायग्राम मैंने बताया था एंगल पर बिल्कुल एंगल फिट हो जाता है। साइड छोटी बड़ी है, जिस रेशियो में ये साइड बड़ी होगी उसी रेशियो में दूसरी साइड भी बड़ी होगी, तो एंगल इक्वल होना जरूरी है। सारे एंगल एक दूसरे पर बिल्कुल चिपक कर बैठ जाएंगे तो ये दोनों सिमिलर कहलाएंगे, यानी ट्रिपल ए क्राइटेरिया है। अब एक चीज देखिए
अगर ट्रिपल ए क्राइटेरिया है, इसका मतलब एक एंगल इसका इसके बराबर हो, दूसरा वाला इसका दूसरे बराबर हो और तीसरा वाला ये तीसरे के बराबर हो, तो ये सिमिलर कहे जाते हैं। ये हमारे पास क्राइटेरिया हो गई ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। लेकिन एक बात ये बताइए, अगर मैं कहूं कि ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री है, 70 वाले के, यहाँ 50 इसका 50, जो थर्ड एंगल बचा वो ऑटोमेटिकली थर्ड के बराबर होगा नहीं होगा? जो भी यहाँ बचा, कितना बचा 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री बचेगा नहीं बचेगा? यानी कि केवल दो ही एंगल अगर इक्वल हो गए, तो चूंकि सम उनका तो कांस्टेंट होता है 180 डिग्री, तो जब दो एंगल बराबर होते हैं अलग अलग, तो तीसरा जो बचेगा ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। इसका मतलब कि इट इज सफिशिएंट टू से दैट इफ ओनली टू एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब ट्रिपल ए क्राइटेरिया को हम डबल ए क्राइटेरिया भी कहते हैं। ये कोई अलग नहीं, इसी का एक पार्ट है, अंडरस्टूड है, समझ सकते हैं कि जब तीनों एंगल लिखने की जरूरत नहीं, दो ही एंगल इक्वल हो गए, एंड इन ऑर्डर टू शो दैट द गिवन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वी हैव टू शो ओनली टू एंगल्स आर इक्वल सेपरेटली इन बोथ द ट्रायंगल्स। कोई जरूरी नहीं है कि हम तीन के तीनों एंगल निकाल के दिखाएं, ओनली टू ट्रायंगल्स आर सफिशिएंट टू शो। ओके। चौथी प्रॉपर्टी कोई है नहीं, तीन ही प्रॉपर्टी इसके लिए बनी है, तीन ही प्रॉपर्टी बनी है। एक तो ट्रिपल एस, दो साइड हो, यानी कि इसके लिए समझा दें, ट्रिपल एस वाले में हमने दिखा दिया, पहले वाले में जब ट्रिपल एस के लिए था कि एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल यहां पर पी क्यू आर, अगर AB के करस्पॉन्डिंग साइड PQ का है, यानी AB का रेशियो जो PQ से हो, वही रेशियो इक्वल हो किसका, BC का QR से, नहीं BC के करस्पॉन्डिंग QR साइड, फिर CA के करस्पॉन्डिंग RP साइड, CA अपॉन RP। अगर ये तीनों साइड का रेशियो बराबर आता है तो ये SS क्राइटेरिया के तहत होगा। ये हमने पहले भी बता दिया। अब SAS क्राइटेरिया में देखिए कि दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, एक छोटा एक बड़ा बनाएंगे ही, तो ABC PQR कहता है कि दो साइड का रेशियो इक्वल हो, यानी ये साइड AB, यहां पर PQ, यानी AB और PQ का जो रेशियो आवे, कोई दूसरी साइड ले लो, मान लेते हैं हम ये वाला साइड लेते हैं, इसमें ये साइड लेते हैं, यानी यहां पर AC और यहां पर QR, AC और QR का दो साइड आया है, देखिए दो साइड का रेशियो होना चाहिए। यहां पर दो साइड का मतलब था दो साइड इक्वल होती थी, लेकिन यहां पर दो साइड से रेशियो, एक साइड का इससे रेशियो और यहां पर दूसरी साइड का दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड से रेशियो, ये इक्वल होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में घिरा हुआ एंगल, द एंगल इंस्क्राइब्ड बिटवीन दीज टू साइड्स AB एंड AC, यह होगा, और यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल क्यों होगा, ये होगा। यानी कि दूसरी चीज यहां पर होनी चाहिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, तब कहेंगे कि ये लगी है SAS क्राइटेरिया। अगर ये एंगल यहां का बजाय यहां कहीं का ले लोगे तो यह नहीं लगेगा, SAS क्राइटेरिया फेल हो जाएगी। अगर आप इसके बाद भी मान लेते हो तो गलत हो जाएगा आपका। यानी कि जो दो साइड लेते हैं उन्हीं के बीच में लिया हुआ एंगल होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात के लिए कहा, ये शेष कंप्लीट हो गया। तीसरी बात है ट्रिपल ए या डबल ए। एक ट्रायंगल ये है, एक बड़ा सा ये है, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो, जैसे ये बताए, आप सोचते होंगे कि अगर एंगल इक्वल है तो छोटे बड़े कैसे ट्रायंगल हो सकते हैं, तो अभी भी हमने आपको दिखा भी दिया था कि एक ट्रायंगल ये भी है, एक ये भी है, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल होने मतलब सबके 60 डिग्री ही वर्टेक्स है, सारे एंगल इसमें 60 डिग्री के हैं, लेकिन छोटा है बड़ा है। एंगल इक्वल होने के बावजूद भी, एंगल इक्वल होने के साथ साथ भी साइड छोटी और बड़ी होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं सब 60 डिग्री के, सब 60 डिग्री के बना लेते हैं। और देखिए ये छोटा ट्रायंगल है ABC और ये PQR,
ये भी सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी का जो कांग्रुएंसी का साइन होता है वो दो इक्वल लगा करके ये होता है। सिमिलरिटी का साइन केवल कर्वीलिनियर पाथ बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कर्वीलिनियर पाथ यानी कि सिमिलरिटी का साइन, यहाँ पर ये सिमिलरिटी का साइन अच्छे से बनाने की जरूरत है बस, और यहाँ पर ये भी है तो यहाँ कर दिया ऐसा। तो ये रहा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कि हम कैसे कहेंगे कि दिए हुए ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। 3 इसके पॉइंट्स होते हैं, इसको मिला लेते हैं तो 4 हो जाता है, लेकिन ये 3 ही में आते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया था ASA कहिए चाहे AS कहिए, यहाँ पर भी AAA कहिए चाहे AA कहिए, इतने यानी तीनों साइड या तो रेशियो बराबर हो, प्रोपोर्शन में हो, या तो दो साइड्स के रेशियो इक्वल हो और बीच का घिरा हुआ एंगल हो। कभी भी इसमें AAS नहीं कह सकते हैं, ASA नहीं, ASA नहीं कह सकते हैं कि दो एंगल और बीच का एक साइड का अगर इसका रेशियो लेंगे कुछ आएगा, लेकिन किसके बराबर दिखाएंगे? तो दो साइड का होना जरूरी है इसमें। यह रहा आपका सिमिलरिटी। इसी सिमिलरिटी पर अब क्वेश्चंस होंगे, बड़ी बड़ी थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। सिमिलरिटी कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देता है। जैसे पाइथागोरस के थ्योरम आपने प्रूव किया होगा 9th में, उसका प्रूफ बड़ा है अलग तरीके से अगर कांग्रुएंसी के बेसिस पर करते हैं, लेकिन सिमिलरिटी की बेसिस पर अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना हो तो चुटकियों में करते हैं। कहो तो मैं दिखा दूं, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में आज ये भी जानेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जो हमने अभी बताया है। अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो अब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते क्या हैं। और जैसे वहां पर कांग्रुएंसी में लिखा करते थे CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यहां पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। CPST लिख सकते हैं लेकिन लिखते नहीं है, आप सीधा लिखेगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। ये देखिए राइट ट्रायंगल दिया है ABC in which angle B is of 90 degree and AC is hypotenuse, AB is perpendicular, BC is base। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज पर बना हुआ स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। रिमेनिंग टू साइड्स क्या क्या है? AB है और BC है, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसी को प्रूव करना है। तो जो थ्योरम प्रूव करने की परंपरा है, जो एक ट्रेडिशन है लिखने का, ये जो शैली है, ढंग है, तरीका है, वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, उसको मैं दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। जो थ्योरम दी जाती है उसका स्टेटमेंट यहां पर लिखोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम इसका स्टेटमेंट बताया है कि इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। उसके बाद में फिगर बनाएंगे, फिर गिवन में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल in which angle B is equal to 90 degree। गिवन के बाद टू प्रूव क्या करना है? जो ऊपर लिखा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। फिर उसके बाद में स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। अगर जरूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो प्रूफ हो जाएंगी आसानी से, और बिना कंस्ट्रक्शन के कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत होती है बिना कंस्ट्रक्शन के होगा, जब जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना होगा उसमें स्टेप नहीं डालेंगे। हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, जरा देखिए। यहां B से
सामने वाले साइड यानी हाइपोटेन्यूज पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं। यहां पर नाम ले देते हैं हम, पी लिख देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम यहां पर लिखेंगे, ड्रा बीपी परपेंडिकुलर टू एसी। इतना ही नोटेशन सफिशियंट है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही सफिशियंट है। कंस्ट्रक्शन के बाद अब आते हैं प्रूफ। देखिए मैं सिमिलैरिटी बढ़ा रहा हूं, और सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास टूल हैं, वो सब मैं बता चुका हूं। उन टूल्स का यूज कर रहा हूं, यानी अब अप्लाई कर रहा हूं एप्लीकेशन में। हमने पहले इसे अनायास उठा लिया कि विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी हाउ कैन बी प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहा हूं। यहाँ पर नाम लिखना छूट गया, मैं लिख देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। ये भले 9th में है, 10th का इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन जो प्रूफ बताने जा रहा हूं ये सिमिलरिटी के तरीके से उसमें आता है क्वेश्चन में आपके, इसको जाने नहीं। तो अब आप देखिए, परपेंडिकुलर डालने से हमारे पास इसमें कितने ट्रायंगल बन गए, ध्यान है। एक ट्रायंगल ये बना, एक ये बना, एक अपने आप में पूरा कंप्लीट था, 3 ट्रायंगल हुए हैं। कंपटीशन में रीजनिंग के क्वेश्चन में आता भी है कि काउंट करो कितने ट्रायंगल हुए, तो लोग बड़े बड़े ट्रायंगल छोड़कर अंदर अंदर वाले गिन लेंगे, लेकिन 2 ट्रायंगल मिल करके एक बड़ा ट्रायंगल बना होता है, उसको लोग भूल जाते हैं। तो इसमें 3 ट्रायंगल है। हर एक छोटे ट्रायंगल को, सपोज करिए हम इस छोटे ट्रायंगल को लेते हैं, तो एक ये छोटा वाला ट्रायंगल का एक छोटा नमूना हम काट के अलग से बनाते हैं। छोटा नमूना काट के अलग से बनाते हैं और उसी तरह दिखा भी देते हैं। ए बी ऐसे ही परपेंडिकुलर लाइन में है, बीपी बिल्कुल जैसे हम वेक्टर नहीं दिखाते हैं, जैसे डायरेक्शन में उसी एंगल में दिखाते हैं, उसी तरह हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर यहां पर ले आए ए पी बी, यानी यूं कहिए कि ब्लेड से हम काट के ट्रायंगल का वो हिस्सा यहां पर ले आए, ए के लिए आए। लेकिन जो ओरिजिनल हमारे पास मॉडल था एबीसी, वो एबीसी हम भी अलग से रख लें, जिससे कि आपको कभी इसकी प्रॉब्लम ना होने पाए। जगह शॉर्ट है, समझने का प्रयास करिएगा। ए बी सी वही चीज मैंने यहां पर लिख लिया है, ए बी सी मैंने वहीं पर लिख लिया है। अब इसी के अंदर आप देखते, चूंकि पहला सवाल है तो आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, प्रॉब्लम आ सकती थी, कर नहीं सकते, हमने इसीलिए काट के अलग कर दिया। छोटा ट्रायंगल ये, बड़ा वाला ये। अब वहां नहीं देखना है, इधर देखना है। यहां पर देखा कि जब यहां पर परपेंडिकुलर डाले तो इधर 90 डिग्री, तो यहां भी 90 डिग्री, यानी कि जो आपका ये बीपी गया है एपी पर, यहां पर ये 90 डिग्री है कि नहीं है। और आपका इस ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री था, जो ओरिजिनल बड़ा वाला मॉडल था, पहले ओरिजिनल मॉडल जो इनिशियल है वो हमारे पास एबीसी है। छोटे छोटे को हम बड़े के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अभी इस छोटे को बड़े के साथ करेंगे, फिर इस छोटे को बड़े के साथ कंपेयर करेंगे, बस काम हो जाएगा। तो यहां पर 90 डिग्री, यहां पर यहां 90 डिग्री। दूसरी चीज, इस एंगल ए के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसी ट्रायंगल का कटा हुआ हिस्सा है, जो एंगल ए छोटे वाले में है वही एंगल तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का है। इसका मतलब एंगल ए इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। अगर ये 60 डिग्री का रहा होगा तो काट के लेकर गए तो भी तो 60 ही हो रहेगा, वो उतना ही बना रहेगा। तो यहां पर हमको 2 चीज मिल गया, एक तो यहां पर 90 डिग्री का 2 एंगल मिल गया, एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा इसमें एक एंगल यहां तो दूसरा एंगल यहां, 2 एंगल मिल गए ना। और मैंने अभी ए क्राइटेरिया लिखी थी जो मिटा दिया, ए क्राइटेरिया 2 ही। अब हमें तीसरे की क्या जरूरत है? तीसरा ऐसे भी समझ सकते हो, एक 90 तो बाकी के दोनों मिला के 90 होंगे, जितना इसमें से ये निकल जाएगा, जितना बच जाएगा वो तो इसमें भी बच जाएगा, लेकिन 2 ही सफिशियंट है। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल
ABP and triangle ABC AAPB is equal to angle APB is equal to angle ABC. क्यों? Each of 90 डिग्री, ये गिवन में है, each of 90 डिग्री, क्योंकि यहां तो हमने परपेंडिकुलर डाला है और यहां पर ऑलरेडी गिवन था। दूसरी बात, एंगल BAP एंड एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल, यहां से BAC, बड़े वाले में, छोटे वाले में नाम पढ़ेंगे तो BAP पढ़ेंगे, बड़े वाले में पढ़ेंगे BAC पढ़ेंगे। इसका क्या रीजन लिखेंगे? एंगल A इज कॉमन इन बोथ, यानी कॉमन इन बोथ हो गया। अब लिखते हैं इसके बाद बाई AA क्राइटेरिया, बाई डबल A ही क्राइटेरिया लिख देता हूं, ट्रिपल A लिखने की जरूरत नहीं है। क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन से जो लिया है, ABP सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखिए A के लिए है, B के लिए है, P के लिए C है, सीक्वेंस भी सही होना चाहिए। अब इसके बाद अगर यहां पर सिमिलर हो गए हैं तो उनके अब सिमिलर हो गए तो इसके बाद करते क्या है, सिमिलर होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लेते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेते हैं, कैसे लेते हैं? यहां जो 90 डिग्री है, यहां जो 90 डिग्री है, जो एंगल इक्वल है उनके सामने के साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, उन्हीं का रेशियो लेंगे। जो एंगल इक्वल होंगे उनके सामने की साइड्स का रेशियो लेंगे, क्योंकि जो एंगल इक्वल होंगे उनके सामने की साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगी। जो साइड्स के रेशियो इक्वल दिखेंगे उनके सामने के एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट, पहचान लीजिए। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने AB है, तो AB अपान, यहाँ 90 के सामने इस वाले ट्रायंगल में AC है। ध्यान में छोटा अपान बड़ा लिख रहा हूं तो फिर से इक्वल लगाएंगे, छोटा अपान बड़ा ही लिखेंगे। इसमें कौन सा एंगल बना है? ये वाला है BP, तो इसके सामने CP, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, BP की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब तीसरा एंगल बचा ये वाला, ये वाले के बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो इसके सामने की साइड ले लें, इसके सामने की साइड कितनी होगी? AP, और इसके सामने की साइड कितनी होगी? AB। AB अपान AC इज इक्वल टू AP अपान AB आ गया यहां पर। ये हमारे पास इन छोटे और बड़े के साथ कॉम्बिनेशन से सिमिलैरिटी लगा करके हम ये प्रूव कर पाए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AC इंटू AP हो जाएगा। इसको पहला इक्वेशन मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर पहले ट्रायंगल से सिमिलैरिटी समझ चुके हैं तो दूसरे वाले जब ट्रायंगल लेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दूसरा वाला अब हम लेने जा रहे हैं तो दूसरे वाले में 90 डिग्री यहां पर है, बड़े वाले में यहां पर है, यह एंगल C इस बार दोनों में कॉमन मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं, एक बार कर देने के बाद यह आपको छूट दी जाती है कि आप तरीका लिखने का यूं कर सकते हैं। कैसे? सिमिलरली we can prove that triangle ये वाला BPC is similar to triangle BAC
BPC इज इक्वल टू, C के लिए तो C ही आएगा, C अपने आप में है, और P 90 है तो यहाँ P की जगह पर B आएगा बीच में, और बचा क्या, P बचा। यानी इस जो यहाँ पर B होना है उसके लिए वर्टेक्स P आएगा, और P के लिए जो 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पर B बना रहा है, और C दोनों के लिए सेम एंगल है। ये सेट करना जरूरी होता है, कुछ एग्जाम में इसको चेक करते हैं, अदरवाइज रफली निकल लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जब ये सिमिलर हो गया तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगाते हैं। उस बार हमने फिगर अलग कर दिया था आपको समझाने के लिए, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, दूसरे वाले को इसी के अंदर करस्पॉन्डिंग साइड्स चूज करना है। नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसमें करने के लिए आपको दिखाते हैं। BPC ये हुआ ट्रायंगल, BPC में 90 डिग्री ये है, इसके सामने की साइड कौन सी होगी, BC, तो BC लगाया। अब बड़े वाले में आइए, क्योंकि हम छोटे वाले को पूरे बड़े वाले से ले रहे हैं। बड़े वाले में 90 डिग्री, क्योंकि छोटे वाले में 90 डिग्री सामने लिया है, बड़े वाले में 90 डिग्री, पूरे बड़े वाले में 90 डिग्री सामने कौन सी साइड होगी, AC इज इक्वल टू, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया 90 डिग्री, नहीं दोनों के हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो गया है। अब जो कॉमन एंगल है C, तो C के सामने आ जाएगा BP, जिसकी हमें जरूरत नहीं, वहां पर भी BP हमने छोड़ दिया था। इसका मतलब इसमें तीसरा एंगल कौन सा बचा, इस ट्रायंगल में ये 90 ले लिया, C को छोड़ दे रहा हूं, ये है बचा। इसके सामने का साइड कौन सा है, PC, तो PC ले लेता हूं अपान, इसमें कौन सा तीसरा एंगल बचा, बड़े वाले में 90 ले लिया, C वाले को छोड़ दे रहे थे तो एंगल A बचा। बड़े वाले में A के सामने कौन सा एज है, जो A बचा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, A है, और A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, यानी PC के करस्पॉन्डिंग साइड BC हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां समझने की जरूरत है। 90 डिग्री लिया तो यहां पर 90 बड़े वाले में, उसके सामने की साइड का रेशियो, फिर C एंगल को हम छोड़ दे रहे हैं तो C बड़े वाले भी छूट जाएगा, तो छोटे वाले में ये हो गया, C छोड़ दिया तो ये बचा, इसके सामने की हो गई PC, बड़े वाले में B 90 हो गया, C को छोड़ दिया तो थर्ड एंगल बचा A, और इसके सामने की साइड पूरी BC, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां भी करिए, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू PC, इक्वेशन नंबर 2। जरा देखिए, हमको प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर निकाल चुका हूं, BC स्क्वायर निकाल चुका हूं, इसका मतलब इक्वेशन और इक्वेशन 2 को हमें जोड़ देना है, तो लिख देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वी गेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां राइट साइड जोड़ा जाए, AC इंटू AP, AC इंटू AP प्लस AC इंटू PC, AC इंटू PC। अब दोनों में AC कॉमन है, अलजावा लगाओ, AC कॉमन है, AC कॉमन निकालने बाद क्या बचेगा, यहाँ पर AP प्लस यहाँ पर PC। जब फिगर में पहुंचो, AC की जगह AC लिख दो, AP में PC जोड़ने पर क्या पाते हो, AP में PC जोड़ने पर फुल लेंथ AC की आ जाएगी, नहीं आएगी, AP में PC ऐड करोगे तो AC होगी, यानी इन द प्लेस ऑफ AP प्लस PC वी कैन राइट AC, AC डबल टाइम्स हो गया तो AC स्क्वायर हो गया, और यही तो आपको प्रूव करना था। इसका मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, प्रूव्ड, ये हो गया प्रूफ, इति सिद्धम। तो हमने आपको सिमिलैरिटी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि पाइथागोरस थ्योरम को कितने आसानी से प्रूव किया जा सकता है। 10th क्लास के स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट की है सिमिलैरिटी के बेसिस पर। आप देखिएगा टेंजेंट टू सर्किल और सर्किल के चैप्टर्स में कुछ थ्योरम्स के प्रूफ हैं, जैसे PA PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, PA PB इज इक्वल टू PC PD, PA PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और एक है और एक थ्योरम कौन सी है, 4 थ्योरम है वहां पर। इन सभी का प्रूफ आप आसानी से देखिएगा
सिमिलैरिटी से छोटे छोटे में 5 स्टेप में हो जाते हैं। जिनको और तरीका लगाते तो बहुत बड़ी होती। मैं उस थ्योरम पर जब आऊंगा ये PV=PT², तो 2 तरीके से बताऊंगा। ये बहुत लेंथी तरीका है बताना, लेकिन मेरा काम है, क्योंकि आपका दिमाग चतुर्मुखी होना चाहिए, यानी कि सभी डायरेक्शंस में सोचने की आपके अंदर क्षमता हो, ऐसी बुद्धि लब्धि हो। इसके लिए जितने भी तरीके बन सकते हैं मैं बताऊं, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो उसमें देखेगा कि इसकी मदद से कितना छोटे छोटे में आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये रहा आपका पाइथागोरस थ्योरम में यूज। पाइथागोरस थ्योरम 9th की चीज है, लेकिन 10th में खूब अप्लाई होगी, और इसका प्रूफ के लिए भी आ भी सकता है। पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भले ना आवे, लेकिन थ्योरम का प्रूफ दे दिया कि आप कैसे करेंगे। आप देखिए बहुत छोटे में कर दिया, लेकिन 9th की किताब पलट के देखिए किस तरह से उसका प्रूफ बहुत बड़ा है। हमने अपने समय जब पढ़ा था बाउधाइन पाइथागोरस के नाम से आती थी, उसका प्रूफ तो अलग ही तरीके से हुआ करता था। लेकिन ये सिमिलैरिटी जब आ गई, तो इस सिमिलैरिटी की मदद से हम जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ाएंगे, इसी के बाद नंबर आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसे पढ़ाऊंगा। तो देखोगे आप कि जो इतनी बड़ी थ्योरम है उसको सिमिलैरिटी से कितनी आसानी से छोटे में किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।